तो ईमेल के बाद में देखो अगली जो एप्लीकेशन आती है जिसका नाम कौन सा कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। तो ये इंटरनेट की अगली एप्लीकेशन या आईसीटी की जो अगली एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्स का बेसिकली मतलब किसी वस्तु या किसी सर्विस का क्रय या विक्रय होता है। मतलब किसी भी वस्तु या सर्विस का जो क्रय या विक्रय जो होता है उसे हम ई कॉमर्स, किसी भी वस्तु या सर्विस का क्रय और विक्रय कॉमर्स कहलाता है। लेकिन अगर यही क्रय या विक्रय या कोई भी व्यावसायिक गतिविधि, अगर यही क्रय या विक्रय या किसी व्यावसायिक गतिविधि को इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स कहते हैं। बस ये याद रखिए, इसमें लिखो ई कॉमर्स में इंटरनेट तथा कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट तथा कंप्यूटर के माध्यम से एक वस्तु या सर्विस का क्रय या विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। एक वस्तु या सर्विस का क्रय या विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ई कॉमर्स मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ई कॉमर्स मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, B2B। पहला आपका पार्ट आता है B2B। B2B का मतलब क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस। पहला पार्ट है बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड जो पार्ट आपका आता है जिसे क्या कहा जाता है, B2C। और B2C का मतलब क्या कहता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। कस्टमर भी कह सकते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है C2C, जिसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के भाग आते हैं जिसमें B2B है। जब खरीदने और बेचने वाले दोनों ही व्यावसायिक संगठन होते हैं। ठीक है, क्रय और विक्रय व्यावसायिक संगठन के बीच में होता है। जैसे आप लोग नाम याद रखिए, जैसे आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है indiamart.com, या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा alibaba.com। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट है। ठीक है, B2C के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा जैसे फ्लिपकार्ट, हम कहते हैं flipkart.com होता है। या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, amazon.com। अमेजन के अलावा जैसे कौन सा कहलाता है, snapdeal.com आपका आता है। C2C में खरीदने और बेचने वाले दोनों ही कस्टमर होते हैं। कौन सा है, OLX.com। और या फिर कौन सा कहलाता है, Quker.com। ऐसे आपके नाम। तो एग्जामिनर सीधा सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा B2B का उदाहरण है, कौन सा B2C का उदाहरण है, कौन सा C2C का उदाहरण होता है। ये नोट करिए मैडम, नोट करो। क्या हुआ, नींद आ रही है तो घर पे सो, यहाँ पे क्लास में थोड़ी सोते हैं। कोई भी काम करो ईमानदारी से करो। नींद आ रही है, घर जाके सो जाओ। कोई बात नहीं, पढ़ाई अभी नहीं हो रही, बाद में कर लेना। पढ़ो तो भी ईमानदारी से पढ़ो।
ओके नोट। अरे हो गया नोट। नोट लिखो, एनओटी नोट। नोट में लिखो, नोट में लिखे, अगर अगर एक व्यावसायिक गतिविधि को अगर एक व्यावसायिक गतिविधि को एक व्यावसायिक गतिविधि को व्यावसायिक गतिविधि को किसी किसी वायरलेस डिवाइस किसी वायरलेस डिवाइस वायरलेस डिवाइस जैसे वायरलेस डिवाइस जैसे स्मार्टफोन वायरलेस डिवाइस जैसे स्मार्टफोन स्मार्टफोन कॉमा टैबलेट स्मार्टफोन कॉमा टैबलेट या पीडीए पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से किया जाए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से किया जाए तो इसे मोबाइल कॉमर्स तो इसे एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है। तो इसे मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है। इसे मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जब भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी जब किसी वायरलेस डिवाइस के माध्यम से होती है तो उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एम कॉमर्स के बाद में अगली जो सर्विस आती है उस वाली सर्विस को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, ई बैंकिंग। ठीक है, आईसीटी की अगली एप्लीकेशन ई बैंकिंग है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग या इसी वाले भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कोई भी भुगतान करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आपने देखा कोविड के बाद में आपके कार्य आपके ऑनलाइन होने लगे हैं। तो हम कहते हैं इंटरनेट के माध्यम से आपके कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करना है या इंटरनेट के माध्यम से अगर हम बैंकिंग संबंधित किसी सेवा का उपयोग करते हैं तो उसे हम इंटरनेट ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट की सहायता से बैंकिंग संबंधित इंटरनेट की सहायता से बैंकिंग संबंधित कार्य को करना इंटरनेट की सहायता से बैंकिंग संबंधित कार्य को करना ई बैंकिंग कहलाता है। कार्य को करना ई बैंकिंग कहलाता है।
कार्य को करना ई बैंकिंग कहलाता है। तो कोई भी बैंकिंग से संबंधित कोई भी काम करना है तो आपका क्या कहलाता है? ई बैंकिंग। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे अब यहां पर इस वाले भाग में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, पूरे नाम आ जाते हैं। कभी कभी आरटीजीएस का नाम सुना होगा। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। अगर वास्तविक समय के आधार पर किसी भी भुगतान को किया जाता है वो आरटीजीएस होता है। एक होता है कौन सा? एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल, हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में फंड का भुगतान करना है तो हम एनईएफटी का उपयोग करते हैं। एनईएफटी के अलावा जैसे कौन सा आता है? आईएमपीएस। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तत्काल रूप से अगर किसी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कौन सी सर्विस का यूज करते हैं? आईएमपीएस। तो कभी कभी पूरे नाम पूछ लेंगे, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के क्या नाम होते हैं, ऐसा याद रखिए। लिख लो इसमें नाम, ई बैंकिंग में ही है ये। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हो गया नोट? क्या? हर बैंक की लिमिट होती है, सबकी लिमिट होती है, अकाउंट की लिमिट होती है उस पर। एक नोट लिखो, एनओटी नोट। नोट में लिखो, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी लेनदेन को, किसी भी लेनदेन को पूर्ण करने हेतु, किसी भी लेनदेन को पूर्ण करने हेतु एक सीक्रेट कोड का उपयोग, गोपनीय कोड, एक सीक्रेट कोड का उपयोग किया जाता है, एक सीक्रेट कोड का उपयोग किया जाता है जिसे, जिसे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। एक सीक्रेट कोड का उपयोग किया जाता है जिसे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एक सीक्रेट कोड का उपयोग करते हैं और उस सीक्रेट कोड को किस नाम से जाना जाता है? ओटीपी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है आपको। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे EFTS, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के विभिन्न साधन। आजकल अगर बात करें, आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान होता है और भुगतान करने के लिए हम कहते हैं अलग अलग तरह के माध्यम का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम का उपयोग कर रहे हैं हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान करने के लिए। तो एग्जामिनर प्रश्न बना लेता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भुगतान करने का एक माध्यम है। तो पहला जो माध्यम था वो अभी आपने कहा था कि कौन सा माध्यम था, ई बैंकिंग। आप पहला तो ई बैंकिंग, या हम कहते हैं किसके माध्यम से भुगतान कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, ये एक तरीका है। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग के अलावा आजकल कौन सा पार्ट आ गया, मोबाइल वॉलेट। आजकल आप मोबाइल वॉलेट का यूज करते हो या किसका यूज करते हो, ई वॉलेट का यूज करते हो। ई वॉलेट में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका यूज कर सकते हो, पेटीएम, या गूगल की एक सर्विस है गूगल तेज सर्विस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें, आप लोग क्या कर सकते हो, एटीएम। ठीक है, एटीएम के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, एटीएम मशीन पे जाकर यूजर के रजिस्टर मोबाइल नंबर और डिटेल्स डालिए और उसके माध्यम से भी आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहां पर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड ट्रांसफर। ठीक है, कार्ड ट्रांसफर। आप चाहे तो एटीएम या फिर जो एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है और या क्रेडिट कार्ड होता है, इनके माध्यम से भी अगर बात करें, आप लोग क्या कर सकते हो, फंड का भुगतान कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जिस पार्ट का यूज होता है, आपका एक सिंगल इंटरफेस बनाएगा जिसका नाम क्या है, भीम। ठीक है, जिसे कहा जाता है कि भारत, इनके पूरे नाम आ सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। या फिर आजकल जो एक और माध्यम यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है, यूपीआई। यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो एग्जामिनर चाहे तो यहां पर आपसे पूछ सकता है कि इनके पूरे नाम की, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये सब साधन है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपके सभी किसी की भाग में भी पूछा जा सकता है। कोई बता सकता है उस स्थान को क्या कहते हैं जहां कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या सर्विस को खरीदते समय ऑनलाइन माध्यम में फंड का भुगतान करता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? वह स्थान जहां पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सर्विस को खरीदते समय किसी व्यापारी के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में फंड को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, वह स्थान क्या कहलाता है? नाम सुना हो तो आपने उसे कहते हैं पीओएस। पीओएस का मतलब क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा होगा कई बार आप पेमेंट करते हैं फोन पे से, गूगल पे से, तो मैसेज में देखना ₹500 डिडक्टेड एट पॉइंट ऑफ सेल विशाल मेगा मार्ट, ऐसे लिखा हुआ आता है उसमें। ये नोट करो पहले तो। कह सकते हैं पीओएस, याद रखना है बस। कई बार आता है एटीएम और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने वाला स्थान क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ सेल। जहां पर किसी वस्तु या सर्विस को बेच रहे हैं वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी।
हो गया क्या नोट? अरे हो गया क्या नोट? चलिए देखिए समझिए। तो ये आपकी तीसरी सर्विस थी जिसे आजकल हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और इस वाले भाग को हम जिस नाम से जानते हैं वो आपका कौन सा कहलाता है? ये। तो ये अगली जो सर्विस हम लोग यहाँ पे जिस वाले पार्ट में कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, नेक्स्ट है आपका कहा जाता है अगली सर्विस है कि क्लाउड बेस स्टोरेज, क्लाउड बेस स्टोरेज सर्विस। ठीक है, अगली जो सर्विस आपकी यहां पर काम में ली जाती है उस सर्विस को कहा गया कौन सा? क्लाउड आधारित संग्रहण सर्विस। ठीक है, पहले देखा होगा कि डेटा संग्रहण करने के लिए हमें किसी हार्डवेयर की जरूरत होती थी। जब भी हम किसी डेटा का संग्रहण करना चाहते हैं तो डेटा का संग्रहण करने के लिए हमें एक हार्डवेयर चाहिए, जैसे हार्ड डिस्क लेकर आओ, सीडी लेकर जाओ, डीवीडी लेकर आओ। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेट का जब से प्रचलन बढ़ा है तब इंटरनेट में एक सर्विस को प्रदान किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्लाउड सर्विस कहते हैं। इसमें ये जो सर्विस मिलती है वो दो तरह से मिलती है। एक तो PaaS के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। या तो प्लेटफॉर्म ले लो, या फिर कैसे मिलती है? SaaS, या फिर आप क्या खरीद लो? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको सॉफ्टवेयर के रूप में मिलती है, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा। होता क्या है कि जो स्टोरेज अभी तक किसी डिवाइस में या डिस्क में होता था, ठीक है, अब वो यहां पर नहीं है, अब क्लाउड पर है। क्लाउड पे स्टोरेज करने से क्या होगा? आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन से जब डेटा चाहिए आप लॉगिन करो और लॉगिन करके डेटा क्या कर लो? उपयोग कर लो। भाई जैसे होता है ना, एक पेन ड्राइव के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और पेन ड्राइव आपकी घर पे रह गई। अब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या तो मंगवाओ, और यही डॉक्यूमेंट अगर गूगल ड्राइव में होते तो आप क्या करो? लॉगिन करो और वहां से क्या कर लो? डाउनलोड कर लो। तो ये आईसीटी की एप्लीकेशन है। तो आईसीटी की वह एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर क्लाउड आधारित सर्विस का उपयोग कर सकता है। जैसे एंड्रॉइड के अंदर कौन आता है? गूगल क्लाउड आता है। तो आईफोन में क्या आता है? आई क्लाउड आता है। पहले विंडो के फोन आए थे, पूरा ही डेटा किस पे होता था? क्लाउड पे होता था। तो इससे ये बेनिफिट है कि डिवाइस अगर कहीं खो भी जाए तो डेटा लॉस की समस्या नहीं है। कि डेटा लॉस मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डेटा खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहां पर डेटा को आप इस क्लाउड के आधार पर वापस क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। उसे कहते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस कहते हैं। तो इसमें लिखो क्लाउड आधारित स्टोरेज सर्विस में इसमें लिखो यह इंटरनेट की एक डेटा प्रबंधन, यह इंटरनेट की एक डेटा प्रबंधन, डेटा प्रबंधन प्रणाली है। डेटा प्रबंधन प्रणाली है जिसके अंतर्गत डेटा को एक क्लाउड सर्वर में
क्लाउड सर्वर में संग्रहित करके रखा जाता है। डेटा को क्लाउड सर्वर में संग्रहित करके रखा जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है, जिसे जिसे आवश्यकता अनुसार जिसे आवश्यकता अनुसार रिमोट स्थान से, रिमोट रिमोट मतलब अन्य स्थान होता है, आवश्यकता अनुसार रिमोट स्थान से इंटरनेट का उपयोग करके प्रयोग में लिया जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग करके प्रयोग में लिया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल में जैसे कौन सा है, आई क्लाउड। आई क्लाउड किस में आता है, iOS में आता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड किसके अंदर आता है, आपका एंड्रॉइड में आता है। ठीक है, आजकल अगर बात करें एक और पार्ट, जैसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव किसके अंदर है, विनओएस में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते हैं उसमें आता है। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा कौन सा, गूगल ड्राइव। एक गूगल ड्राइव जो भाग आता है उसमें भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल आपके राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने भी ऑनलाइन डेटा संग्रहण हेतु, ठीक है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सर्विस दे रखी है, जिसके माध्यम से यूजर ऑनलाइन ही डेटा का सत्यापन कर सकता है, डेटा का संग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम पोर्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां सर्विसेज की बात करें। जैसे राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है जिसका नाम है राजस्थान राज ई वोल्ट। ठीक है, ये आपका एक भाग है जिससे ऑनलाइन डेटा का संग्रहण किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक, यहाँ पर इसे कहा जाता है, एक और कह सकते हैं राजस्थान ई मेघ। ठीक है, ई मेघ, मेघराज के नाम से भी यह है, ई मेघ के नाम से भी आपका राजस्थान सरकार का पोर्टल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन दस्तावेजों के लिए भारत सरकार का जो कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, डिजी लॉकर। आप ऑनलाइन अगर बात करें अपना दस्तावेजों को रख सकते हैं किसमें, डिजी लॉकर में। ये लिख लो नाम। ये सब क्लाउड के आधारित सर्विसेज है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज में अरे बातें नहीं, लिख ले क्या? अजय लिख लिए क्या? क्या ही फोन चला रहे हो तो मैं, ये तो फोन से थकते नहीं हो क्या तुम पूरे दिन भर हैं? पूरे दिन कहाँ रहते हो? अभी तो आते हो थोड़ी देर पहले तो मैं
कितने बजे? 11 बजे आने लग गए क्या आजकल? पहले तो तुम 2 बजे आते थे। हिंदी हिंदी शुरू हो गई तुम्हारी? कौन पढ़ा रहा? मैडम पढ़ा रही है? बढ़िया है। चलिए देखिए, अगला जो यहां पर आता है जिसे नाम दिया जाता है कौन सा? डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला जो भाग आपका यहां पर आता है जिसे डिजिटल सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। देखिए जिस तरह से आपके कोई भी हार्ड कॉपी में कोई डॉक्यूमेंट है, अब इस हार्ड कॉपी का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि उसे वैधता देने के लिए आप अपने क्या करते हैं? हस्ताक्षर देते हैं। ये आपका ही है तो आप उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। अगर कहीं मॉडिफिकेशन किया जाता है तो भी अगर बात करें आप वहां अपने साइन प्रदान कर देते हैं। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दस्तावेजों को भेजा जाता है। अब आजकल आपने देखा होगा सारे के सारे आजकल सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जनरेट होते हैं और ऑनलाइन ही आपको मिलते हैं। तो अब इन हस्ताक्षरों को यहाँ पे मान्यता प्रदान करने के लिए इन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वैधता प्रदान करने हेतु ठीक है एक हस्ताक्षर प्रदान किया जाता है और उस हस्ताक्षर को डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। तो आजकल जितने भी आपका एक एक्ट आता है जिसे मैं कल बताऊंगा, आईटी एक्ट 2000, सूचना अधिनियम 2000। तो हमने कहा कि सूचना अधिनियम 2000 की जब बात करें तो सूचना अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को वैधता प्रदान करने तथा उनके सत्यापन हेतु एक सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है, एक सिग्नेचर प्रदान किया जाता है और उस सिग्नेचर को क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। बट ये सिग्नेचर होता है इलेक्ट्रॉनिक में ही होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, एक डिजिटल होता है, दोनों अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का तो कोई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब किसी भी हस्तलिखित हस्ताक्षर की जो स्कैन कॉपी होती है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो अपने हस्ताक्षर को क्या करते हो? अपलोड करते हो, वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। या आप इंटरनेट पर कोई भी फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म को भरते समय आप टिक लगाते हो, तो टिक भी एक प्रकार का क्या? हस्ताक्षर। आप एग्री कर रहे हो कि मुझे ये सारी कंडीशन क्या है? मंजूर है। ये निशान जो है वो आपका हस्ताक्षर कहलाता है। लेकिन उस हस्ताक्षर में समस्या क्या आती? कोई व्यक्ति प्रदान करने के बाद भी डिनाई कर सकता है कि साहब मुझे नहीं पता कि किसने अपलोड कर दिया, ठीक है, मैं क्या जानूं कि किसने अपलोड किया। कोर्ट में डिनाई कर सकते हैं। तो इसलिए एक नया हस्ताक्षर बना जिसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर हर किसी को नहीं मिलता है, ये ज्यादातर प्रोफेशनल जो लोग होते हैं केवल उनको मिलता है। जैसे सीए हो गया, लॉयर हो गया, ऐसे जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको दिया जाता है, एक टाइम के लिए दिया जाता है। तो ये जो सिग्नेचर होता है इसमें 2 तरह की की को शामिल किया जाता है। एक तो होती है पब्लिक की और दूसरी कौन सी होती है? प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की जो होती है उसका उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है, और जबकि प्राइवेट जो की होती है, प्राइवेट की होती है उसका उपयोग किसी भी हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है, और जबकि पब्लिक की है उससे हम उसे वेरीफाई करते हैं कि ये सिग्नेचर सही है या गलत है। तो हर कोई अगर बात करे इसे उपयोग नहीं कर सकता। अब अगर किसी दूसरे ने की प्रोवाइड कर दी तो भी माना जाएगा कि हस्ताक्षर किसने किया है? आपने किया है, क्योंकि ये सीक्रेट होती है। जो होता है ना कि भाई पासवर्ड है, अब पासवर्ड आपको संभाल के रखना है। अगर आपके पासवर्ड किसी को पता है और आपके पासवर्ड में से, जो मान लो होता है ना फोन में का पासवर्ड किसी को पता है और आपके फोन में से किसी दूसरे ने पासवर्ड से लॉगिन करके किसी को मैसेज भेज दिया, तो सामने वाले को ये मतलब नहीं है किसी और ने भेजा है, उसको तो यही लगेगा कि मैसेज किसने भेजा है? आपने भेजा है, क्योंकि फोन नंबर आपका है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसका है? आपका है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जो की दी जाती है उसे बहुत संभाल के रखना होता है। एक पेन ड्राइव की तरह आती है, उसे अटैच किया जाता है जब भी उसे यूज करते हैं। तो देखिए इसमें
डिजिटल सिग्नेचर में लिखो क्या, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, वो तो नहीं है, स्कैन कॉपी होती है, ये तो कोड होता है, यह दिखता ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क आता है ना वेरीफाई करने का, वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर देते हैं वो। तो लिखो सूचना अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000, सूचना अधिनियम 2000 के तहत, सूचना अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता देने हेतु, कानूनी मान्यता देने हेतु तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु, दस्तावेजों के सत्यापन हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है, हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है जिसे डिजिटल हस्ताक्षर कहा जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर कहा जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर कहा जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर कहा जाता है। अगला आप लिखो डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर एक, डिजिटल हस्ताक्षर एक एन्क्रिप्टेड कोड, डिजिटल हस्ताक्षर एक एन्क्रिप्टेड कोड, एन्क्रिप्टेड मतलब जो समझ में नहीं आता। डिजिटल हस्ताक्षर एक एन्क्रिप्टेड कोड के रूप में होता है, एक एन्क्रिप्टेड कोड के रूप में होता है, एन्क्रिप्टेड कोड के रूप में होता है, एन्क्रिप्टेड कोड के रूप में होता है जिसे, बोर्ड पे देखो, जिसे हैश कहा जाता है, HASH। ये एक गणितीय फंक्शन होता है जिसे हैश कहा जाता है, हैश कहा जाता है। अगला अपन लिखो डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत, डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत, डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत पब्लिक तथा प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर के अंतर्गत पब्लिक तथा प्राइवेट की का उपयोग, पब्लिक तथा प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है, पब्लिक तथा प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है जिसमें प्राइवेट की का उपयोग करके,
प्राइवेट की का उपयोग करके, प्राइवेट की का उपयोग करके एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर प्रदान किए जाते हैं। एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर प्रदान किए जाते हैं, जबकि पब्लिक की का उपयोग इस दस्तावेज को सत्यापन करने हेतु किया जाता है। इस दस्तावेज को सत्यापन करने हेतु किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा था? डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के बाद में अगला जो पार्ट आपका यहां पर आता है, जिसे नाम दिया जाता है कौन सा? ई गवर्नेंस। आईसीटी की सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। तो ई गवर्नेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपके कोई भी पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है, कोई भी सर्विस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपकी दो चीजें होती है, एक तो होती है सरकार और दूसरा क्या होता है? गवर्नेंस, जिसे प्रशासन कहते हैं। तो एक होता है सरकार और दूसरा होता है प्रशासन। और जब भी सरकार की बात की जाए तो सरकार किससे बनती है? नागरिकों से बनती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ठीक है, यहाँ पे आपने वो पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, टू द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार की जब भी हम बात करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे देखो, जब आईसीटी का प्रचलन ज्यादा हुआ, क्या हम कहते हैं, आईसीटी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुई, तो सरकार ने भी ठीक है अपने प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के लिए और अपनी नीतियों और योजनाओं को आम नागरिकों तक एक सरल तरह से पहुंचाने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ई गवर्नेंस को भारत में लागू किया गया है। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकारी योजनाओं को, सरकारी नीतियों को एक साधारण तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाए जाए, जिससे अगर बात करें सरकार की नीतियां सभी लोग उपयोग कर सके। ठीक है, जहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रचलन नहीं है, वहां सरकार ने इन नीतियों को अपने सर्विस सेंटर या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग साधन के माध्यम से प्रदान किया। जैसे राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को ई गवर्नेंस के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं हेतु ठीक है अपने ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जगह जगह क्या खोले? ई मित्र खोले। ई मित्र पे क्या मिलती है? सरकारी सेवाएं। जैसे आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सब जमा करा सकते हो। ठीक है, मूल कारण ये था कि सरकारी सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना, कि पहले हमें ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, ठीक, अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया है। ठीक, जितनी भी आपकी कार्य प्रणाली थी उस कार्य प्रणाली में सुधार किया गया और जो भी सर्विस होती है वो एक पारदर्शी रूप के अंदर क्या होती है? मिलती है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन आवेदन करके आप लोग क्या कर सकते हैं? अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आज सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के कौन सी सर्विस, जैसे आधार सेवा, ठीक है, पासपोर्ट सेवा, इसके अलावा नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट, एनएसडीएल जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, जो पैन कार्ड के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। ऑनलाइन आप रिजर्वेशन करवा सकते हो आईआरसीटीसी के माध्यम से। ये केंद्र सरकार के एक प्रमुख पोर्टल्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा कुछ आपके ई लर्निंग के अंतर्गत प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।
जैसे आपके MOOC मैसिव ओपन, यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा भी और अन्य प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन लर्निंग ले सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है। ऐसे ही राजस्थान सरकार ने भी आम लोगों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चला रखे हैं। जैसे आप लोगों ने भामाशाह स्कीम का नाम सुना होगा। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ दिया है। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने भामाशाह के अलावा जैसे ये जितने भी राजमेल का नाम सुनते हैं, राज वोल्ट का नाम सुनते हैं, राज संपर्क पोर्टल के नाम से सुनते हैं, तो ये सारे के सारे पोर्टल्स हैं वो राजस्थान सरकार के पोर्टल्स हैं। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस पोर्टल का उपयोग राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को, ठीक है, एक ईमेल सेवा देने को प्रदान करने के लिए यूज किया गया। इसी की दृष्टि इसको देखते हुए जैसे अगर हम देखें तो आजकल लर्निंग को, मतलब यहाँ पे लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन, तो राजस्थान सरकार ने भी अपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे कि राजस्थान सरकार के आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसे आप लोग पढ़ेंगे। जैसे ज्ञानवाणी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अभी जब आप शैक्षिक परिदृश्य से पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पढ़ोगे स्माइल प्रोजेक्ट, अभी नया प्रोजेक्ट है। अभी जैसे देखा होगा कोविड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सरकार का ई कक्षा के नाम से, ठीक है। ई कक्षा के नाम से अब मिशन ज्ञान के तहत आपका ई कक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये जो पोर्टल्स होते हैं इन्हीं की बात करेगा। पे ज्यादा ICT के अनुप्रयोग हम जब बात करें शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम हमारा टीचिंग से रिलेटेड है। बाकी मोबाइल ऐप तो दुनिया भर की है, कितनी ऐप याद करोगे, कुछ पोर्टल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि जैसे अभी आजकल, ठीक है, भामाशाह जैसे आपने सरकार ने कौन कौन सी ऑनलाइन स्कीम चला रखी है, जैसे भामाशाह स्कीम चला रखी है, ठीक। इसका रीजन क्या था, DBT, अब DBT का पूरा नाम आ गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य कल्याण योजना चला रखी है, तो ऐसे पोर्टल, संपर्क पोर्टल चला रखा है जिसपे आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसे सारे पोर्टल्स आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पहले लिखो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। ई गवर्नेंस, क्या हो गया, ऐड आ गया, क्या चला रहा था, क्या देख रहा था, मैच, किसका मैच है? अब एक चीज देखोगे, एक चीज, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है ना वो क्रिकेट नहीं खेलते। वो आप कितनी भी कंट्री, डेवलप कंट्रीज देखो, चाइना देखो, अमेरिका देख लो, रसिया देख लो, जापान देख लो, कोरिया देख लो, ये और ये मैच भी खेलते हैं ना, तो ऐसा मैच खेलता है 2 मिनट 3 मिनट में मैच पूरा हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो मैच आप देखते हो जैसे कराटे का, ताइक्वांडो का, बॉक्सिंग का, ज्यादा देर के नहीं होते हैं ये, इनमें देखा होगा। तो ये मैच तो हम देखते हैं ज्यादातर क्योंकि खाली इंसान है हम, ठाले हैं, ठाले बैठे हैं। अब सोचो क्लास चल रही है तो मैच देख रहा हो, क्या मिल रहा है तेरे को मैच देख के, हैं, ठीक है। एंड मैच एक एंटरटेनमेंट का तरीका होता है, लेकिन वो तब है जब हम फ्री हैं, ठीक है, जब हम फ्री हैं। तो अभी तो हमें पढ़ाई करनी है, कहाँ मैच देख रहे हो। अब मैं देखता हूँ कि कभी कभी हॉट स्टार पे 1 करोड़ जने लाइव चल रहे होते हैं। अब मतलब 1 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। सच्चाई ये कि उस टाइम मैच, सोचो मैच में 5 घंटे 6 घंटे आपके खराब होते हैं। तो मैच के लिए, मैच क्या देख रहा, बीच बीच में स्कोर देख लो बस, खत्म कहानी है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो स्कोर देख लो, खत्म। आप खुद देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप खुद देख लो। क्रिकेट वाले क्रिकेटर, बेचारे क्रिकेटर भी खेल खेल के परेशान हो गए। पहले 5 दिन खेलते थे, फिर 1 दिन खेलते थे, अब कहते हैं घंटे, थोड़े घंटे खेल लेते हैं। फिर आजकल तो बिग बैश लीग हो गई जिसमें 10 ओवर का ही मैच होने लग गया, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसलिए मैच मत खेलो, हैं क्या, क्योंकि अगर अभी मैच देखोगे तो यहाँ पे बाद में मैच देखने लायक नहीं रहोगे, हैं।
अभी बढ़िया से नौकरी करो हैं, टेक, क्या मैच देखना, में मैच देखो, लेकिन क्या है क्लास के बाद में खाली टाइम पे देखो, उस टाइम देख लो है। लिखो ई गवर्नेंस है, तुम कोई काम ढंग से ना करो हैं। ये क्या ही है, रोटी बनाते ओ, बनाओ रोटी, फिर या तो रोटी बनेगी या मैच ही दिखेगा है। अब रोटी देखो, अभी भी रोटी बनाते टाइम देखने की बात कर रहे हो, ये तो ना कि नौकरी लग लगा के रोटी बनाने वाली लिया है, है? नहीं, रोटी खुद ही बनाएंगे, मतलब है रोटी खुद ही बनाएंगे है। ऐसा ना कहे कि नौकरी लग जाए और घर बैठे आराम से पैर पसार के क्या नाम है मैच देख रहे हैं और रोटी बनाने वाली रोटी बना रही है, ये तो ना, बस रोटी बनाते देख लें है? आने वाली भुगत भोगी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आने वाली बनाएगी, ऐसा कोई जरूरी। देखिए आजकल तुम्हें आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों सोचते हो कि आने वाली भी हमसे ही बनवाएगी? सुना है क्या? गलत गलत चीज है ये। आजकल बहुत कम लोगों को खाना बनाना आता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है? देखो ई गवर्नेंस, देखो ई गवर्नेंस लिखो, यह है, यह सूचना संचार, सूचना संचार, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, यह का काट दो, यह को काट दो बस, केवल सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाएं प्रदान करना, सरकारी सेवाएं प्रदान करना ई गवर्नेंस कहलाता है। सरकारी सेवाएं प्रदान करना ई गवर्नेंस कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। अगला पढ़ लिखो, ई गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार की कार्य प्रणाली में, सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार लाना तथा नागरिकों हेतु विभिन्न सर्विस तथा नीतियों को, विभिन्न सर्विस तथा नीतियों को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना होता है। इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना होता है। इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना होता है। मतलब यहाँ पे एक प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार लाना और सरकार की जितनी भी आपकी नीतियां हैं उन सभी नीतियों को आम लोगों तक एक सरल तरह से पहुंचाना ई गवर्नेंस का मेन उद्देश्य, मूल उद्देश्य होता है। आपने देखा ई गवर्नेंस का आज बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा आजकल आप अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, अरे सॉरी, आप
तुम्हारा तो कैसे बनेगा है? किसी का है। ठीक है, ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह विवाह पंजीकरण है, ये सब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो है? लिखो ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को ई गवर्नेंस को ई गवर्नेंस को चार मॉडल के आधार पर ई गवर्नेंस को चार मॉडल के आधार पर लागू किया जाता है। ई गवर्नेंस को चार मॉडल के आधार पर लागू किया जाता है। अब मॉडल के नाम पूछे जा सकते हैं। पहला मॉडल कौन सा था? SWAN, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले तो सभी विभागों को आपस में क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क। और वो नेटवर्क कौन सा है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है आपका डेटा आएगा, तो डेटा रखने के लिए एक जगह चाहिए और उसे नाम दिया जाता है स्टेट डेटा सेंटर। तो सभी विभागों से आने वाले सभी डेटा को ऑनलाइन एक जगह पे रखा जाता है, जिसे स्टेट डेटा सेंटर कहते हैं। तीसरा जो भाग आता है जो सर्विस देने का काम करता है, जो राष्ट्रीय स्तर से मिलती है, उसका नाम क्या कहलाता है? नेशनल सर्विस। ठीक है, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। मतलब राष्ट्रीय स्तर की सर्विस को सभी स्तर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी NSDG की होती है। ये एक संस्था होती है जो सर्विस देने का काम करता है। और जहां पर इंटरनेट की सेवा नहीं होती वहां पे सर्व सेवा केंद्र खोले जाते हैं, जो ई मित्र वगैरह, जिसे कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। आपके लोक मित्र होते हैं, ई मित्र होते हैं, वो ये। तो हम कहते हैं कि ई गवर्नेंस को लागू किया गया है चार मॉडल के आधार पे। सबसे पहले सबको जोड़ना, ताकि आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कहीं भी करवा लो और फिर वहां से उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो अलग अलग आपकी सर्विसेज होती है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो आपके इसके माध्यम से पहले नेटवर्क जोड़ो, फिर जो डेटा इकट्ठा होता है उन्हें एक सेंट्रलाइज मैनर में संग्रहण करो, फिर राष्ट्रीय स्तर की सर्विस को राष्ट्र से लेकर ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी NSDG की होती है। और जहां पर इंटरनेट सेवा नहीं होती है, जिस स्थान पर इंटरनेट सेवा नहीं होती है, तो उस स्थान पर इंटरनेट सेवा नहीं है, वहां पर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई गवर्नेंस की सुविधाओं को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखो लिखो भाई, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो? मंदिर देखो सो है बातें है भाई, मंदिर जा रहा होगा, टाइम हो गया मंदिर जाने का है। देखो, अब ऐसे आज एक सुबह के बैच में मैं पढ़ा रहा था। अब मैं ये कि पढ़ा रहा था, मैं ये कि कोई क्या कर रहे कोई क्या नहीं कर रहे, मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादातर, तो मैं टोकता नहीं हूँ। जिसको बोलता हूँ वो कभी क्लास में नहीं आता। जैसे उस दिन टोका था, 2-3 बालक बैठे थे, वो सभी नहीं आ रहे आजकल हैं। वो आराम से कहीं ना कहीं किसी पार्क में बैठे होंगे, वो सोचे है, उनको ऐसा लग रहा होगा यहाँ गलत बैठ गए इनकी क्लास में। तो ऐसा होता है कई जने। तो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा था, अब ऐसा आगे आगे बैठा था एक बालक। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा है उठे, और फिर फोन लेके जा रहा है। मैं ये कहाँ जा रहा है? सर पापा का फोन आ रहा है। मैं कहा ठीक है भैया। अब जो उठे तो पूरी क्लास भरी रहती है सुबह, अब वो उठे सबको डिस्टर्ब करता हुआ पीछे तक जाता है। फिर मैं कहा ठीक है भैया, चल रहा है। ठीक है, आ गया। फिर 15 मिनट बाद में वापस आ गया, बैठ गया, पढ़ रहा है। फिर 15 मिनट बाद में फिर उठे।
फिर उठ के जाए, फिर डिस्टर्ब करता हुआ जाए सबको, कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है। ठीक है, बोलो सर अर्जेंट फोन आ रहा है, पापा का फोन आ रहा है, मैं जा भैया, फिर चला गया। फिर तीसरी बार फिर अगर बात करे, उठा, मैं कहला एक काम कर फोन दे मेरे को, है। अब उसमें देखो आ रहा था पापा कॉलिंग, मैंने क्या किया, फोन उठाया और फोन उठाकर उसको ऑन कर लिया और स्पीकर पे रख दिया। जैसे स्पीकर पे रखा ना, आवाज आई, तो मैं शर्म नहीं आ रही, इतनी देर से मैं बाहर खड़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा भैया इस पापा से तो तू ही बात कर। है? तो मैं आजकल नंबर भी तुम ऐसे सेव करते हैं, नंबर भी ऐसे सेव करते हो कि घर में गलती से है, मान लो घर से गलती से आप घर गए और पापा के सामने पापा का फोन आ रहा हो, है? पिताजी भी अगर बात की टेंशन में आ जाएंगे कि ये और आजकल तो नंबर भी लोग ऐसे सेव करते हैं, पापा 1, पापा 2, पापा 3, एक से ज्यादा नंबर होते हैं ना, तो ऐसे ही है। कुछ लोग मम्मी एयरटेल, मम्मी जियो, मम्मी वोडाफोन, अरे इसलिए मम्मी पापा को तो छोड़ दिया करो कम से कम, है? चलो एक और पॉइंट लिखो, फिर आगे कल पढ़ेंगे। एक पॉइंट और लिखिए, ई गवर्नेंस के अंतर्गत, ई गवर्नेंस के अंतर्गत, ई गवर्नेंस के अंतर्गत मुख्यतः, ई गवर्नेंस के अंतर्गत मुख्यतः चार प्रकार के संपर्क स्थापित किए जाते हैं। चार प्रकार के संपर्क स्थापित किए जाते हैं। देखो समझे कौन से? पहला तो कौन सा आता है? G2G, जिसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाता है। मतलब कोई भी सरकारी विभाग होते हैं, एक विभाग से हम क्या करते हैं? दूसरे विभाग को क्या करना? जोड़ना। हम कहते हैं सरकारी विभाग आपस में एक दूसरे से संपर्क करेंगे तभी तो एक विभाग की सूचनाओं को दूसरे विभाग में सुना जाएगा। ठीक है, G2G के बाद में आप लोगों ने यहाँ पे पहला G2G है, सेकंड जो पार्ट आता है G2E कहलाता है, और इस वाले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकार ने अपने कर्मचारियों को भी आजकल पोर्टल के माध्यम से जोड़ दिया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सरकारी विभागों का एक पोर्टल होता है जिसका नाम कौन सा है? राजकाज। सरकारी विभागों का खुद का पोर्टल होता है, कर्मचारी जितना भी काम करते हैं ऑनलाइन वो इसी पोर्टल के माध्यम से करते हैं। जैसे उनको ट्रांसफर करवाना है, उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो राजकाज पोर्टल से करते हैं। इसके अलावा जैसे आपका कौन सा है? G2B। सरकार ने अपना संपर्क किसके माध्यम से है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। आप लोगों ने देखा होगा सरकार ने आजकल PPP मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम होता है, तो वो आपका इसी माध्यम से। सरकार ने अपनी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से क्या कहते हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, यहाँ पे नागरिकों से संपर्क स्थापित करना। ठीक है, राजस्थान सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं जिससे आपके नागरिकों तक, ठीक है, सरकार के संपर्क स्थापित किए जा सकते हैं, सरकार विभिन्न सेवाओं को प्रदान कर सकती है। तो ऐसा होता है। तो ये हमारा जो भाग आता है उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। अब आपको काम क्या करना है? आपको आज एक शीट मिली होगी, इस शीट को घर जाके रीड करना है, अपनी नोटबुक में यहीं चिपकाना है। इसी टॉपिक का पार्ट है ये। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार के प्रमुख पोर्टल, इनको कल डिस्कस करेंगे, इनमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे। राजस्थान सरकार के अलावा केंद्र सरकार के पोर्टल्स है वो भी पढ़ेंगे।
तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 99.99% कल हमारी लास्ट मुलाकात होगी। ठीक है।